नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस जोन में। आज मैं आपके सामने हिंदी के ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज मैं आपको क्रिया के बारे में बताऊँगा, उसके बाद उसके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले आप क्रिया की परिभाषा देख लीजिए। तो इसकी परिभाषा आप देखिए, जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आप देखिए क्रिया का निर्माण कैसे होता है। क्रिया का निर्माण धातु में या शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। अब आप देखिए अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। जिसमें आपका पहला हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप पहले क्रिया को देखिए अर्थ के आधार पर। प्रेरणार्थक क्रिया, इसकी परिभाषा देखिए। जब किसी वाक्य में ऐसी क्रिया आए जो कर्ता के लिए प्रयोग में ना आकर कर्ता जिसको प्रेरित करके कार्य करवाता है उसके लिए आए, यह आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे आप देखिए, हंसवाना, लिखवाना, ऐसे आपका पढ़वाना, ऐसे जितने भी क्रियाएं होंगी जो प्रेरित करके कार्य करवाया जाएगा वह आपको जाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा आपका है यौगिक क्रिया। अब आप देखिए यौगिक क्रिया किसे कहते हैं। जब एक से अधिक क्रियाओं के योग से किसी क्रिया का निर्माण होता है उसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे आपका होगा पढ़ना, इसी तरह आपका होगा लिखना, इसी तरह आपका होगा हंसना, इसी तरह आपका होगा बोलना। ऐसे जितने भी क्रियाएं होंगी जिनका निर्माण एक से अधिक क्रियाओं के योग से हुआ रहेगा वे आपके हो जाएंगे यौगिक क्रिया। तीसरा आपका दोस्तों नाम धातु क्रिया। दोस्तों, अब अर्थ के आधार पर जो आपका अंतिम है क्रिया उसका नाम है नाम धातु क्रिया। इसकी परिभाषा आप देखिए। जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है वह आपका होता है नाम धातु क्रिया। जैसे आप देखिए, जैसे आपका होगा बतियाना, इसी तरह आपका होगा चिकनाना, इसी तरह आपका होगा लठियाना। ऐसी जितने भी क्रियाएं होंगी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में प्रत्यय जोड़कर निर्माण किया गया होगा वह आपका होगा नाम धातु क्रिया। अब आप देखिए, रचना या वाक्य में कर्म के प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना या कर्म के प्रकार के आधार पर तो रचना या वाक्य में कर्म के प्रयोग के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। यह पार्ट आपका दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आपका है दोस्तों सकर्मक क्रिया, दूसरा आपका है अकर्मक क्रिया। पहला आपका है सकर्मक क्रिया और दूसरा आपका है अकर्मक क्रिया। अब आप इसको समझिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया को आप समझिए। पहले वाक्य में अगर कर्म आए तो दोस्तों आपका सकर्मक क्रिया होगा।
जब वाक्य में कर्म आए तो आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जैसे आप देखिए, मोहन पत्र पढ़ता है। मोहन पत्र पढ़ता है, इसमें आप देखेंगे कर्म आया हुआ है, ये आपका हो जाएगा क्या, सकर्मक क्रिया। इसी तरह आपका है दोस्तों, महेश गीत गाता है। महेश गीत गाता है, कर्म के साथ जितने भी वाक्य आए रहेंगे दोस्तों वे आपके होंगे सकर्मक क्रिया। वहीं आप अकर्मक क्रिया को समझिए दोस्तों। जब वाक्य में कर्म ना आए तो वहाँ सकर्मक या कर्मक दोनों क्रियाएं हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि कर्म नहीं आया है तो वह आपका अकर्मक क्रिया ही होगा। वाक्य में कर्म न आने पर सकर्मक या फिर अकर्मक दोनों क्रियाएं आपके हो सकते हैं। वाक्य में कर्म न आने पर सकर्मक या अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे आप देखिए, शिशु रोता है, यह आपका अकर्मक क्रिया है। अब एक बात आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा दोस्तों कि हम कैसे पता करें कि दिया गया वाक्य सकर्मक है कि अकर्मक। सबसे पहले तो एक बात क्लियर है, अगर वाक्य में कर्म आया है तो वह सकर्मक क्रिया है, लेकिन अगर वाक्य में कर्म नहीं है फिर भी वह सकर्मक क्रिया हो सकता है। इसको कैसे पता करें? कुछ नहीं करना है आपको। दिए गए वाक्य में आपको क्या या किसको, इनसे प्रश्न करना है। अगर आपको उत्तर प्राप्त हो जा रहा है तो आपका सकर्मक क्रिया होगा, अगर उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपका अकर्मक क्रिया होगा। तो आप इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, शिशु रोता है। अगर हम इसमें क्या से प्रश्न करें, शिशु क्या रोता है, हमको उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर हम प्रश्न करें तो शिशु किसको रोता है, ये भी वाक्य सही नहीं है और हमें उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब दिया गया वाक्य आपका है अकर्मक क्रिया है। वहीं अगर हम देखें सकर्मक क्रिया के उदाहरण में, आप देखिए मोहन पत्र पढ़ता है। इसमें हम जब प्रश्न करेंगे मोहन क्या पढ़ता है तो आपको उत्तर प्राप्त होगा मोहन पत्र। पत्र ये आपका उत्तर है। इसका मतलब दिया गया ये वाक्य आपका सकर्मक क्रिया है। इसी तरह महेश क्या गाता है, महेश गीत गाता है। दोस्तों आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप क्या किसको से प्रश्न कर लेंगे तो आपको उत्तर अगर मिल जा रहा है तो आपका सकर्मक क्रिया होगा, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपका अकर्मक क्रिया होगा। आप एग्जाम्पल उठाइएगा और देख लीजिएगा। एक बात और आप ध्यान दीजिए, जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े तो आपका अकर्मक क्रिया होगा। वहीं अगर क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो आपका सकर्मक क्रिया होगा। दोस्तों सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं से बहुत से प्रश्न आए हुए हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और लोगों का कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ अन्य मुख्य क्रियाएं जो आपके हैं। पहला आपका है सहायक क्रिया। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में मुख्य क्रिया की जो सहायता करते हैं उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे आपका होगा
था, है, हूँ, थी, गा, ऐसे जितने भी सहायक क्रियाएं होंगी ये आपके सहायक क्रिया हैं। वहीं आप पूर्वकालिक क्रिया को देखिए। जब वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने के पश्चात जब दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो पूर्व से समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब दोस्तों, अगर कोई वाक्य दिया गया है, पहला क्रिया समाप्त होने के पश्चात जो दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, जो पहले से समाप्त क्रिया रहती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आपका हो जाएगा, शेर को देखकर, शेर को देखकर शिशु रोने लगा। इसमें आप देखिए, एक क्रिया आपका है देखकर, दूसरा आपका है रोना। तो आपका पूर्वकालिक क्रिया कौन सा होगा? देखकर, क्योंकि परिभाषा आप याद कर लीजिए, जब वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने के पश्चात दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो पहले से समाप्त क्रिया आपका क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले कौन सी समाप्त क्रिया है? ये आपका देखकर, देखना आपका जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है। एक बात और आप नोट कर लीजिए, द्विकर्मक क्रिया की संख्याएं आपसे पूछी जाए तो 16 होती हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 16 द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। वहीं आपका दोस्तों एक होता है संयुक्त क्रियाएं, इसे आप देख लीजिए, संयुक्त क्रिया। जब किसी एक ही बात को सिद्ध करने के लिए एक से अधिक क्रियाएं आए तो ये आपकी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं होंगी। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ा करती है, चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं। इसी तरह आपका बालक रोने लगा। ऐसी जितने भी क्रियाएं हों दोस्तों, ऐसे जितने भी वाक्य हों, जब किसी एक ही बात को सिद्ध करने के लिए एक से अधिक क्रियाएं प्रयोग की जाए वहाँ पे आपका संयुक्त क्रियाएं होंगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।